गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग क्लास आरंभ कर रहे हैं। जैसा कि कल हम लोग पढ़े थे सिंधु घाटी सभ्यता, पढ़े थे नहीं बल्कि अभी और उसमें पढ़ना ही है। कल केवल हड़प्पा हम लोग पढ़े थे जो रावी नदी के किनारे है, और आगे उसके बाद कुछ और प्रमुख चीजें जानेंगे उसके बारे में। हालांकि क्वेश्चन बिहार लोक सेवा आयोग में बिल्कुल आसान आसान आता है, ठीक है। जितना आप पढ़ रहे हैं यदि इसका रिवीजन किया जाएगा, बार बार वीडियो से रिवीजन करें, नोट से रिवीजन करें, तो बस इतना सही आना है, इससे ज्यादा नहीं आना। आपको क्वेश्चन जब सॉल्यूशन करवाते हैं तो आप देखते ही हैं। फिर अब मंडे को फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे 62 का। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जैसा कि पर डे एक मोटिवेशनल स्पीच हम यहाँ लिखते हैं, आज भी यहाँ पे खोजे हैं आप लोगों के लिए। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी, ठीक है। आप जीतने के लिए ही सुबह सुबह जुड़ते हैं ऑनलाइन, या फिर हमारा वीडियो देखते हैं तो इम्प्रेसिव होते हैं और आगे लक्ष्य की ओर हम लोग गतिशील हो जाते हैं। चलिए, जो कल तक पढ़े थे उसके बाद आगे पढ़ेंगे। आप वीडियो देख रहे हैं, इसके बाद ये वीडियो का बैकअप भी मिलता है आपको चंपारण आईएएस यूट्यूब चैनल पे। और एक चीज आपको और बताया आपको कि एक हमारा ऐप है, इस ऐप को भी डाउनलोड करना है आपको। चंपारण आईएएस नाम से ऐप है, देखिए यहाँ पे दिखाया गया है ऐप। इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो बहुत सारा कुछ आपको और भी फायदा होने जा रहा है। इस पे आपको टेस्ट का सुविधा भी मिलने जाएगी, टेस्ट की सुविधा मिल जाएगी। चंपारण आईएएस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। और भी बहुत सारा नोट्स इस पे होगा, बहुत सारा वीडियो इस पे होगा जो कि आपको बहुत फायदेमंद होगा, इसलिए इसको डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं आगे जो नोट्स है। हाँ, पिछले दिन जो हम लोग पढ़े थे, अब उसके बाद जो आगे पढ़ना है वो देखिए, ये पढ़ना है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एक दृष्टि में, है ना, एक जगह लिखा गया है। जैसा कि आप कल हम लोग पढ़ चुके हैं हड़प्पा के बारे में। देखिए, देख रहा होगा आपको, हड़प्पा याद रखना है किस नदी के किनारे है, बस ये दो चीज। और थोड़ा बहुत कहाँ उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन है, भौगोलिक लोकेशन है, इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं आना है। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में। अब किस किस प्रांत में ये सब भी नहीं आएगा, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है, ये याद रखना है आपको। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदाड़ो, मृतकों का टीला, सूतका गंडोर दास्क नदी के किनारे, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। चान्हू दड़ो सिंधु नदी के किनारे, ये भी पाकिस्तान में है। सिंध का जो इलाका है पाकिस्तान में, दक्षिण वाला पार्ट है, जो कि अरब सागर के किनारे फिर मिल जाता है जाकर के। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, हनुमानगढ़ राजस्थान। देखिए अब यहां से इंडिया शुरू हो गया, तो ये आपको स्थल नदी के किनारे और थोड़ा सा उसका भौगोलिक क्षेत्र याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट है, फिर मेन विशेषता भी बताया जाएगा आगे। कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे, ये भी पाकिस्तान में है। रंगपुर मादर नदी के किनारे, गुजरात काठियावाड़ में है। काठियावाड़ आप जानते ही हैं, गुजरात का काठियावाड़ ये हुआ, यही है काठियावाड़। गुजरात का ये जो क्षेत्र है काठियावाड़ है। काठियावाड़ प्रायद्वीप भी है, पेनिनसुला इंग्लिश में कहते हैं, और ये गिर के वन के लिए जाना जाता है। रोपड़ पंजाब में है, सतलज रोपड़ पंजाब, सतलज नदी के किनारे। लोथल ये आपको भोगबा नदी के किनारे, अहमदाबाद गुजरात में है।
लोथल से ही गोदीबाड़ा का प्रमाण मिला है, याद रखेंगे। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी के किनारे मेरठ के आसपास का क्षेत्र में है, जो कि इसका पूर्वी भौगोलिक विस्तार को बताता है। और बनवाली ये रंगोई नदी के किनारे हिसार हरियाणा में है। और धौलावीरा ये भी हरियाणा, ये गुजरात में, और ये नदी के नहीं दिखाया, गुजरात का कच्छ क्षेत्र में है। और फिर ये 12 जो हम लोग देखे हैं, इसमें से कुछ और स्थल है, स्थल तो 1500 है, लेकिन सबको हम लोग को पढ़ना नहीं है, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए यहां पे हम लोग देखते हैं, यदि दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो हम थोड़ा सा और बड़ा करने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ अब हड़प्पा के बारे में थोड़ा सा और जानकारी है यहाँ पे, जो कि कल हम लोग पढ़ रहे थे, जान लेंगे। यहाँ कहता है हड़प्पा में 2 कमरे वाले बैरक मिले हैं। चलिए, एक इंपॉर्टेंट है जो श्रमिकों के रहने के लिए बने हुए थे। अब देखिए, अन्नागार है तो खेती तो होता होगा, तभी तो अन्न के रखने के लिए बनाया गया है। तो खेत में काम करने के लिए या फिर और भी काम करने के लिए श्रमिकों को रहने की जरूरत पड़ती होगी, इसीलिए बैरक भी मिले हैं हड़प्पा में, याद रखना। यहां से कहता है आगे, मोहरों पर सबसे अधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का, एक श्रृंगी एक सिंह वाला पशु का चित्र भी मोहर पर बना हुआ हड़प्पा से ही मिला है। अब आगे हम लोग पढ़ते मोहनजोदाड़ो। हम लोग का हड़प्पा फिनिश हो गया। मृतकों का टीला देखिए यहां लिखा गया है। यहां एक मोहर मिली है जिस पर पुरुष देवता के चिन्ह अंकित है मोहर पे, जबकि हड़प्पा में हम लोग क्या देखे, एक सिंह वाला पशु का वर्णन है, चिन्ह है या वर्णन है, जो कह सकते हैं आप उसको। आगे देखते हैं, जो पुरुष देवता है उसके सिर पर 3 सिंह हैं। तो एक सिंह वाला हड़प्पा और 3 सिंह वाला मोहनजोदाड़ो। स्पष्ट हो जाना चाहिए, याद रखना है आपको। और पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ है, पद्मासन पूरा पृथ्वी मार करके बैठा हुआ है। उसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ, एक गैंडा है, यानी इस तरह से उसको घेरे हुए। जो पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ है उसको बाघ, हाथी और गैंडा घेरे हुए है, ठीक है। और 3 सिंह वाला अंकित चित्र मोहर पे दिखाया गया है। एक सिंह वाला हड़प्पा में है, ये याद रखना है आपको। 3 वाला मोहनजोदाड़ो से, 1 वाला हड़प्पा से। पद्मासन मुद्रा में मोहनजोदाड़ो, 3 पशु उसको घेरे हुए मोहनजोदाड़ो। चलिए आगे देखते हैं। आसन के नीचे भैंसा, तो भैंसा, बाघ, हाथी और गैंडा, ये देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में लोग परिचित थे। और पांवों पर 2 हिरण भी बैठा हुआ है। तो जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हाथी भी मिला, गैंडा भी मिला, बाघ भी मिला, भैंसा भी मिला, हिरण भी मिला। ये सभी कहाँ है, सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदाड़ो में। और पद्मासन के रूप में बैठा हुआ चित्र दिखाया गया है, और इसे बताया गया है शिव, पशुपति, महादेव, है ना। इस तरह से जो पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ अंकित मोहर पे चित्र है, शिव बताया गया है, महादेव बताया गया है, शिव शंकर, है ना। चलिए, यहाँ एक विशाल स्नानागार, यही फेमस है, बस बीपीएससी में इतना तक ही काफी है। स्नानागार कहाँ है, मोहनजोदाड़ो, हो गया, बात खत्म, ठीक है। यदि इससे ज्यादा जाएगा तो पद्मासन मुद्रा में अंकित मोहर कहाँ मिले हैं, तो मोहनजोदाड़ो होगा। नदी का नाम क्या होगा मोहनजोदाड़ो का, सिंधु होगा। चलिए देखते हैं आगे। और बाकी ये सब कुछ भी यहाँ पूछना नहीं है, कितना लंबा है कितना चौड़ा है, इसलिए इसके बारे में बहुत जानकारी हम लोग को रखना नहीं है। हमारा भी मेमोरी, आपका भी मेमोरी फुल हो जाता है। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार,
ठीक है, लेकिन अन्नागार के लिए हड़प्पा जाना जाता है, याद रखिएगा, ये स्नानागार के लिए जाना जाता है। चलिए, एक अन्य मुहर पर कुबड़ वाले बैल, चलिए ये फिर इंपॉर्टेंट हो गया, कुबड़ बैल। अन्नागार दोनों जगह है, लेकिन ज्यादा फेमस हड़प्पा में अन्नागार है। चलिए, यहां से सीप का पैमाना और कांसे की नर्तकी, यानी ये सब यहाँ पे कुछ वस्तुएं मिली है। ठीक है, हाँ। और भी देखिए, धीरे धीरे इसी तरह से देखते देखते सब याद हो जाएगा। सूती वस्त्र के साथ, अभी देख रहे हैं सूती वस्त्र साल 2 साल में खत्म हो जाता है, उस समय का सूती वस्त्र का साक्ष है भी रखा हुआ है। घोड़े के अस्तित्व का संकेत आदि प्राप्त हुए, तो आप जानिए कि मोहनजोदाड़ो से घोड़ा भी मिला, हिरन भी मिला, भैंसा भी मिला, बाघ मिला, हाथी मिला, गैंडा मिला। ये सभी जानवर वाला बात आएगा तो आपको मारना है मोहनजोदड़ो, और पशुपति लास्ट में आ गए। पशु का पति हुआ ना, यानी बहुत सारे पशुपति, महादेव जो शंकर हैं उनको पशुपति बोला गया है, तो पशुपति याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो, तो बहुत सारा पशु भी यहीं पे मिल गया। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। फिर अब पढ़ते हैं कालीबंगा के बारे में। तीसरा कालीबंगा, ये पढ़ते हैं कालीबंगा के बारे में। कल भी थोड़ा सा चर्चा हुआ था, क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। कालीबंगा, काले रंग की चूड़ियां, ठीक है, बंगल, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान से मिला है। कालीबंगा में जुते हुए खेत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां जहां प्राप्त हुई है उसी को कालीबंगा कहते हैं। यहाँ 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। चलिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जल निकास प्रणाली का अभाव मिलता है, जल निकास प्रणाली का अभाव पाया गया है कालीबंगा में। आगे देखते हैं। फिर यहाँ युगल समाधान का प्रमाण मिलता है, ये फिर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। युगल समाधान है ना, युगल समाधान है। यहाँ के मकानों में एक पल्ले वाला दरवाजा, ये तो पिछले दिन भी चर्चा हो चुका है, एक पल्ले वाला दरवाजा है, एक ही खुलता है, एक ही ओर खुलता है। कालीबंगा में अलंकृत ईंटें, याद रखिएगा, अलंकृत ईंटें पिछले दिन भी पढ़ाया गया है। और अग्निकुंड भी मिला है, इसका मतलब कि कुछ पूजा पाठ भी होता होगा। लेकिन सैंधववासी लोग प्रकृति में विश्वास करते थे, इसलिए पूजा स्थल नहीं मिला है, याद रखना है आपको। ये विशेषता नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता नहीं है। चौथा पढ़ते हैं लोथल, जो गुजरात में है। लोथल गुजरात में, याद रखना है कि लोथल कहाँ है, तो लोथल गुजरात में है। इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदाड़ो के रूप में भी जाना जाता है, पहचान किया जाता है, कारण क्षेत्रफल बड़ा है इसीलिए। हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर है, कहीं पे गोदीवाड़ा रहेगा लिखा हुआ, गोदीवाड़ा, इसका मतलब भी वही हुआ, गोदीवाड़ा हो या बंदरगाह हो एक ही है। अभी उसी क्षेत्र में एक ये बहुत हैवी चक्रवात आया था 3 दिन पहले। चलिए, लोथल में चावल उपजाने के अवशेष मिले, देखिए यहाँ पे चावल उपजाने के अवशेष मिले। और आगे यहां से अन्न पीसने की चक्की युगल समाधान के साथ, युगल समाधान यहां भी है और कालीबंगा में भी है। कहता है फारस की मुहरें, देखिए फारस कहते हैं नीचे उधर चले जाते हैं तो ईरान वाला क्षेत्र में, गल्फ ऑफ पर्सिया है ना, फारस की खाड़ी, तो उधर का मुहर मिला है। इसका मतलब है कि पानी से व्यापार हुआ करता था। नाव के साथ जब गोदीवाड़ा है, बंदरगाह है तो मिलेगा ही। अग्निवेदी के प्रमाण आप देखे हैं कि कालीबंगा में भी मिला। हाथी दांत देखिए यहाँ पे मिला है। आदि का
साक्ष्य यहां से प्राप्त होता है, लोथल गुजरात से। आगे लोथल में एक चित्रित मृदभांड मिला। देखिए उस समय भी चित्रित मृदभांड का अवशेष मिला है, यानी पेंटेड है ना, रंग का उस समय भी उपयोग हुआ है। तो बस इतना ही क्वेश्चन रह सकता है एग्जाम में, हड़प्पा काल में चित्रित मृदभांड पाए गए, रंगों का उपयोग किया गया था। स्थल का नाम रहेगा लोथल, तो लोथल मान लीजिएगा। रंग का उपयोग कहां मिला है, तो आंसर होगा लोथल में। लोथल में पेंटेड चीजों की या पेंटेड मृदभांड का, पॉट का, है ना, पेंटेड पॉट का प्रमाण मिला है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए चालाक लोमड़ी की याद भी दिलाता है। कहां, जो पंचतंत्र की कहानी को लिए हुए, ये भी हमें लोथल से ही मिलता है। ठीक है, चलिए अगला आते हैं चान्हू दड़ो। अब देखिए चान्हू दड़ो में सैंधव संस्कृति के बाद का झूकर झाकर संस्कृति मिला है, जो कि 1750 बीसी के बाद विकसित हुई सभ्यता है। ठीक है, ये सभ्यता झूकर झाकर सभ्यता 1750 में विकसित के बाद विकसित हुआ। यहाँ मनके बनाने का कारखाना, वही मृदभांड मनके वही हुआ, लेकिन अब विकसित है। लिपस्टिक, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पैरों का निशान, गुड़िया बनाने का कारखाना, ये सब यहाँ पे प्रमाण मिला है। तो झूकर झाकर संस्कृति जो है सैंधव सभ्यता के बाद का काल में आता है, 1750 बीसी के बाद का आता है, और जो ऋग्वेद है उसके पहले का आता है, या उसी दरमियान में एक साइड ये अपना विकसित हो रहा था। कहते हैं चान्हू दड़ों में वक्राकार ईंटें, देख रहे हैं गोलाकार टाइप का, वो कांस्य की बैलगाड़ी, देखिए कांसा आने लगा। इक्का गाड़ी के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। इक्का गाड़ी यानी एक जानवर से खींचा जा रहा है गाड़ी। अब आते हैं रंगपुर के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। रंगपुर ये भी गुजरात में है और मादर नदी के किनारे है, और लोथल भोगवा नदी के किनारे है। चलिए यहां पर धान की भूसी का साक्ष्य करना क्या, जो इंपॉर्टेंट लगाया जा रहा है बस उसको ही अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए, उतना पढ़ लीजिए, उतना सही आ जाएगा एग्जाम में। बहुत एक एक बात याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि कच्ची ईंटों का दुर्ग कहां है, तो ये रंगपुर में ही है, कच्ची ईंटों का दुर्ग। धौलावीरा पे अब आते हैं। हड़प्पा संस्कृति के उत्थान और पतन के साथ साथ मिलते हैं, यानी कि ये जब काफी विकसित थी और सैंधव सभ्यता का ये स्थल वहां भी, और जब ये खत्म हो रहा था यानी पतन के ओर अग्रसर था, ये दोनों चीज यहाँ पे मिलता है धौलावीरा में। आगे देखते हैं, यहां भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल मिले हैं। सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा में। अब एक बार हम लोग फिर पीछे थोड़ा सा चलेंगे। हाँ, और इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा, और इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। यहां से याद रखिएगा, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। हड़प्पा नदी का नाम रावी, मोहनजोदाड़ो नदी का नाम सिंधु, सुतका गंडोर दास्क नदी, चान्हू दड़ो सिंधु नदी। सिंधु वाला पे ज्यादा फोकस करना है। कालीबंगा
घग्घर नदी। कोट दीजिए सिंधु नदी। अब देखिए सिंधु नदी 3 हो गया, रंगपुर मादर, रोपड़ सतलज पंजाब में। चलिए आगे देखते हैं। लोथल, भोगवा, आलमगीरपुर, हिंडन, बनवाली, रंगोई हिसार हरियाणा में, धौलावीरा, इसके बारे में नदी तो नहीं लिखा गया है। चलिए तो इस तरह से हम लोग इतना याद रखेंगे। धौलावीरा जो अभी लास्ट में हम लोग पढ़े हैं, कच्छ गुजरात में है और भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल का साक्ष्य धौलावीरा से मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। धौलावीरा मनहर नदी पे है क्या? मनहर नदी पे, मनहर मनहर, यस सर। ठीक है, कल इसके बारे में बात करेंगे। चलिए अब थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं। धौलावीरा तक हम लोग पढ़ लिए। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ और भी तथ्य हैं जिसको हम लोग यहां देख रहे हैं। सैंधव सभ्यता में लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहा का ज्ञान किसको आया? आर्य क्या है ना, आर्य लोग को लोहे का ज्ञान था। सैंधव वालों को लोहे का ज्ञान नहीं था, याद रखिएगा। ठीक है, बस इतना ही एग्जाम में आना है। बिहार लोक सेवा आयोग का क्वेश्चन बैंक धीरे धीरे हम करवाएंगे आपको। देखिएगा कि एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है। लोहे का ज्ञान किसको नहीं था? तो सैंधव वालों को नहीं था। सैंधव के बाद आर्य लोग को लोहे का ज्ञान होता है। यद्यपि यहाँ अनुमानित है कि यहाँ के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन हम लोग मोहनजोदाड़ो में घोड़ा के बारे में थोड़ा सा, जिसमें पशुपति का चर्चा हुआ है, घोड़ा का थोड़ा सा साक्ष्य देखा गया है। ठीक है, लेकिन घोड़े से परिचित नहीं थे। सैंधव सभ्यता में ये ज्यादा तथ्य स्पष्ट है कि घोड़ा से परिचित लोग नहीं थे। चलिए थोड़ा सा और इसको, ठीक है ना, चलिए ठीक है। लेकिन मिला कहाँ है घोड़ा वैसा? तो देखिए, लेकिन लिखा गया है, लेकिन सुरकोडता में घोड़े की हड्डियों के साथ प्राप्त हुए हैं और मोहनजोदाड़ो में भी घोड़ा का कुछ प्रमाण मिला है। सैंधववासी लिंग मूर्ति पूजक थे, अर्थात शिव, लिंग मूर्ति पूजक शिव के लिए है ना, किंतु आर्य प्रकृति पूजक थे। अभी आर्य के बारे में बाद में फिर हम लोग चर्चा करेंगे। सैंधववासी लोग लिंग का पूजा करते थे। आगे, मोहनजोदाड़ो के अधिकांश निवासी भूमध्यसागरीय प्रजाति के माने जाते हैं। भूमध्यसागरीय क्षेत्र के, भूमध्यसागर आप जान रहे हैं, अफ्रीका और यूरोप के मध्य में भूमध्यसागर है, तो उसी क्षेत्र से आए। लगभग कितना डिग्री पर? ये 35 से 45 डिग्री के मध्य में है। 40 डिग्री 45 डिग्री के आसपास का क्षेत्र है उत्तरी अक्षांश में भूमध्यसागरीय क्षेत्र, तो उधर के ही माने जाते हैं मोहनजोदाड़ो के लोग। ये सब एग्जाम में आना नहीं है। सैंधववासियों के बर्तन मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के थे, लाल या गुलाबी। लोथल से हमें कलर का भी प्रमाण मिलता है, पेंटेड उनका पॉट होता था, बर्तन होता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहां पर संभवतः दास प्रथा का भी प्रचलन था, दास प्रथा। फिर आगे चल करके हम लोग मध्यकाल में जानेंगे कि दास क्या होता है ना। सैंधववासी पासे का खेल, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट है, पासे का खेल खेलते थे और नृत्य द्वारा मनोरंजन भी करते थे एक दूसरे का, यानी हल्का फुल्का वो लोग डांस भी किया करते थे और पासा खेलते थे। जैसे हम लोग लूडो वूडो में एक तो गोटी रखते तो पासा में एक से अधिक रहता है, तो इस तरह का खेल खेला करते थे ये लोग मनोरंजन के लिए। कहते हैं गाय की मूर्ति कहीं से प्राप्त नहीं हुई, भी आई
गाय कहीं नहीं पढ़े हैं, गाय की मूर्ति कहीं से भी प्राप्त नहीं हुई है, भी आई है ये गाय के बारे में। लेकिन उधर हम लोग हाथी, गैंडा, बाघ, हिरन, घोड़ा, ये सब हम लोग देखे हैं, ये सब मिला है। भैंसा भी मिला है, भैंसा भी है। चलिए आगे देखते हैं। यातायात के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग होता था। इक्का गाड़ी, बैलगाड़ी, जिसमें एक ही बैल का उपयोग होता था। टेराकोटा, टेराकोटा कहते हैं मिट्टी का मूर्ति जो पका हुआ हो, है ना, मृण मूर्ति। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। ठीक है, टेराकोटा। तो टेराकोटा के बारे में भी हम लोग को प्रमाण मिलता है, अर्थात ये लोग चीजों को थोड़ा मजबूती प्रदान करने के लिए आग में पका दिया करते थे। चलिए आगे देखते हैं। मेसोपोटामिया के पुरालेखों में दिलमन, माकन एवं मेलुहा की जानकारी मिलती है। ठीक है, मेसोपोटामिया के पुरालेखों में दिलमन, माकन और मेलुहा की जानकारी मिलती है। ये सब एक प्रकार का मोहर था। ठीक है, और ये एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि बहुमूल्य चीज भी था। ठीक है, तो ये सब जानकारी हमें मेसोपोटामिया से मिलती है। मेसोपोटामिया कहते हैं दजला फरात इराक की सभ्यता को, मेसोपोटामिया, जो कि अरब क्षेत्र में है। अब आते हैं सामाजिक जीवन के बारे में। तो मेसोपोटामिया सभ्यता से माकन, मेलुहा और दिलमन, ये तीन चीजें प्राप्त हुई है। चलिए सामाजिक जीवन के बारे में थोड़ा सा जान लें। इन लोगों का सामाजिक जीवन किस प्रकार का था। हड़प्पा कालीन समाज संभवतः मातृसत्तात्मक, इंपॉर्टेंट, जो मातृ देवी की पूजा से स्पष्ट होता है। लेकिन लिंग पूजा भी था, याद रखिएगा कि लिंग का भी पूजा होता था। यहाँ के लोग शांतिप्रिय थे तथा शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे। शांतिप्रिय इसलिए थे क्योंकि शहरी जीवन था, और बाद में आर्यन लोग आए तो ग्रामीण जीवन है तो ज्यादा हम लोग इनसे उग्र देखते हैं। कहते हैं पुरुष एवं महिला दोनों ही आभूषणों का उपयोग करते थे। महिला और पुरुष दोनों आभूषणों का उपयोग करते थे या पहनते थे। मनोरंजन के लिए पासे का खेल, जैसा कि हम लोग ऊपर भी पढ़े, और पशुओं की लड़ाई, नृत्य आदि का इंटरेस्ट रखते थे या नृत्य करते थे। ठीक है, हल्का फुल्का डांस भी करते थे, लड़ाई करवाते थे पशु का, जैसे मुर्गा से मुर्गा को लड़ाना। ठीक है, इस प्रकार से पासे का खेल खेलते थे, ये सब करते थे ये लोग। धार्मिक जीवन जैसा कि हम लोग देखे हैं, मातृसत्तात्मक। हड़प्पा में पकी मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं प्रचुर मात्रा में मिली है। इसका मतलब है कि मातृ देवी का पूजा ये लोग करते थे। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मुहर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ये लिंग पूजा मोहनजोदाड़ो से। धार्मिक जीवन में मातृ देवी की उपासना का ज्यादा इंपॉर्टेंस था, लेकिन पशुपति का भी मोहनजोदाड़ो से प्रमाण मिला है। मातृ देवी की पूजा ज्यादा लोकप्रिय रहा है। एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। इसका मतलब है कि उर्वरता की देवी किसको माना गया है, मातृ को माना गया है। एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि धरती को उर्वरता की देवी माना गया है। ठीक है, यानी इससे ये भी पता चलता है कि स्त्री को ही सर्वोपरि माना गया है। यहाँ पे जो कल्याण का भाव है, जन्म देने का बात है, तो वो स्त्री को ही यहाँ पे अधिक तवज्जो दिया गया है, यानी मातृसत्तात्मक व्यवस्था था यहाँ पे, ये कह सकते हैं आप।
पशुओं में कुबड़ बैल, कुबड़ बैल, कुबड़ बैल आज भी कुबड़ बैल शिव का जहां भी मंदिर है वहां पे आपको मिल जाएगा। और पक्षियों में फाख्ता की पूजा होती थी, कुबड़ बैल और फाख्ता की पूजा होती थी। पशु में कुबड़ बैल और पक्षी में फाख्ता। वृक्ष पूजा भी प्रचलित थे। ये सब कुछ हड़प्पा की धार्मिक विशेषता है। संदर्भ सभ्यता में मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं, धार्मिक स्थल नहीं मिले, जैसा कि पहले भी बताया गया है कि पूजा स्थल यहाँ पर नहीं है, क्योंकि प्रकृति में ये लोग अधिक विश्वास करते थे, इसलिए कोई मंदिर यहाँ पे प्रमाण नहीं है। चलिए आगे देखते हैं समाधान, यानी सब को कैसे ये लोग, जैसे अभी तो आप देख रहे हैं कि कोरोना में सबको फेंक दिया जा रहा है। इलाहाबाद का जो वीडियो आया है देख करके तो मन पूरी तरह से विचलित हो जाता है कि किस तरह से फेंका हुआ, लेकिन वहां देखिए सिस्टम था। आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था, परंतु कुछ स्थानों पर सबको पूर्ण रूप से जलाकर भी, देखिए जलाने का भी बात उसी समय से, आज हिंदू में जलाने की प्रथा है, लेकिन इस बार तो ऐसा देख रहे हैं कि अब सबको केवल गड्ढा में डाल रहा है। राख को जमीन में दफनाया जाता था, सबको जलाकर। आज राख को हम लोग विसर्जित करते हैं, पहले दफना दिया जाता था या गाड़ दिया जाता था। कहीं कहीं पर आंशिक समाधिकरण के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी समाधिकरण का मतलब हुआ है जैसे आज भी समाधि ले लेते हैं, तो ऐसा भी प्रमाण हुआ है, यानी कि अपना जीवन लीला समाप्त करते हैं। कहीं कहीं पर आंशिक समाधिकरण के भी प्रमाण या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब राजनीतिक जीवन बस लास्ट होने जा रहा है, सिंधु घाटी। संदर्भ सभ्यता में राजनीतिक संगठन का स्पष्ट अभाव था, व्यापारिक जीवन था, राजनीतिक बहुत उत्थान नहीं था, राजनीतिक क्षेत्र में बहुत लोगों का प्रबल उत्थान नहीं हो पाया था। यहाँ पर पुरोहित द्वारा शासन व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि कहीं पर भी मंदिर नहीं पाया जाता था। लोग अपने कामों से व्यस्त रहते थे, व्यापार करते थे, कहीं इकट्ठा होने की जरूरत नहीं थी। यदि इकट्ठा कहीं होते भी थे तो गोदीवाड़ा में हुए, एक दूसरी जगह से व्यापार करने के लिए, इसलिए राजनीतिक का यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रचलन नहीं था, लोग अपने काम से मतलब रखते थे। सिंधु सभ्यता में अस्त्र शस्त्र का भी अभाव था। अस्त्र शस्त्र इसलिए अभाव था क्योंकि ये लोग व्यापारिक कार्य को करते थे। हड़प्पाई लोगों का ध्यान विजय की ओर उतना नहीं था जितना वाणिज्य की ओर, देखिए व्यापार की ओर ज्यादा था, विजय की ओर नहीं। लड़ाई झगड़ा से मतलब नहीं है, व्यापार करना है। तो जो लोग व्यापारी वर्ग होंगे ज्यादा सुखी संपन्न होंगे। तो आप देख लीजिए कि लोथल गुजरात का गोदीबाड़ा के रूप में, बंदरगाह के रूप में जाना जाता था व्यापार करने के लिए। मेसोपोटामिया से हम लोग को प्रमाण मिला है कि व्यापार होता था। तो आज भी आप देखिए कि गुजराती लोग व्यापारी है या नहीं है, देखिए प्रूफ हो जाता है, वो लोग का ब्लड में ही ये अंश घुसा हुआ है, इसलिए वो लोग व्यापारी वर्ग के हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए थोड़ा सा और रह गया है। हड़प्पा का शासन संभवतः वणिक वर्ग के हाथों में था। वणिक का मतलब जो व्यापार करते थे उन्हीं के हाथ में था, बिल्कुल ये तो जान ही रहे। आर्थिक जीवन, बस व्यवसायी लोग थे, ये लोग वाणिज्य व्यापार किया करते थे, यही इनका आर्थिक जीवन था। सिंधु वासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन, कृषि और उद्योग। ठीक है, पशुपालन के साथ साथ कृषि और उद्योग था। कृषि, सिंधुवासी हल से अनभिज्ञ थे, लेकिन हल से जुता हुआ प्रमाण मिला है कालीबंगा में, ये भी याद रखेंगे। हल से जुता हुआ प्रमाण कालीबंगा में मिला है। वे लकड़ी के कुदालों द्वारा खेती करते थे। चलिए, लकड़ी के कुदाल, लकड़ी से ही हल भी बनाते थे। कालीबंगा में जुते हुए खेत के देखिए साक्ष्य दिखाया गया है, ये याद रखिएगा, बस यही इतना भी है। और वहां पे बंगल भी प्राप्त हुआ है, एक पल्ले का दरवाजा, युगल समाधान, ये सब कालीबंगा में। सैंधवासी कुल 9 फसलों का उत्पादन किया करते थे। और जौ, जिसमें जौ सबसे इंपॉर्टेंट है, उत्पादन करते थे, जिनमें गेहूं एवं जौ मुख्य रूप से। 9 फसलों में गेहूं जौ मुख्य रूप से उत्पादन किया जाता था, जो कि खाद्यान्न फसल है।
चलिए आगे, बनवाली में बढ़िया किस्म के जौ मिले हैं। बनवाली ये हरियाणा में है। बनवाली में बढ़िया किस्म के जौ का साक्ष्य मिलता है। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सेंधववासी को ही जाता है, याद रखना है। सबसे पहले कपास जो पैदा करता था सेंधववासी, इसलिए सूती वस्त्र के प्रमाण वहां पे मिले। सूती वस्त्र के प्रमाण भी हम लोग देखे हैं। हाँ, कपास पैदा किया जाता था। नदी तालाबों द्वारा सिंचाई होती थी, नहरों के साक्ष्य प्राप्त नहीं, उसमें नहर का टेक्नोलॉजी नहीं था। व्यापार, उद्योग, वस्त्र उद्योग सेंधववासियों का प्रमुख उद्योग था। चूंकि कपास का उत्पादन होता था तो वस्त्र उद्योग किया जाता था, जिनका प्रमुख केंद्र मोहनजोदाड़ो, पंजाब में मोहनजोदाड़ो। सेंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। चूंकि ऊपर वाला क्षेत्र ठंडा भी पड़ता है, इसलिए ऊनी वस्त्र का उपयोग करते थे। और चूंकि नजदीक क्षेत्र रहा है, राजस्थान का क्षेत्र रहा है वो, तो गर्मी भी पड़ता है, इसीलिए सूती वस्त्र का भी और ऊनी वस्त्र का भी। और सिंधु नदी से पानी बहुत प्राप्त हो जाता था, इसलिए कपास की खेती भी हो जाती थी। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिंधु घाटी का। चान्हू दड़ो वो लोथल से गुड़िया वो मनका बनाने का साक्ष्य मिला है। हम लोग ऊपर भी पढ़े थे। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थे। आदान प्रदान एक दूसरे से लेकर के विनिमय कर लिया जाता था। एक्सचेंज, विनिमय को एक्सचेंज कहते हैं। और इनकी समृद्धि व्यापार पर थी, है ना, व्यापार पर टिका हुआ था। जो इतना खुशहाल थे सेंधववासी लोग, समृद्धि का मुख्य कारण क्या था? व्यापार, ना कि कृषि, याद रखिएगा, ना कि पशुपालन। व्यापार इनके समृद्धि का मुख्य कारण था। ऐसे शहरी लोग भी व्यापार ही करते हैं मुख्य रूप से। चलिए देखते हैं आगे। सिंधुवासियों का विदेशी व्यापार इराक, ईरान, यही इराक जो है यही मेसोपोटामिया है, और ईरान, बहरीन, मिस्र से होता था। मिस्र नील नदी की सभ्यता वाला क्षेत्र। इतिहासकार दिलमन की पहचान बरहीन से, माकन की पहचान मकरान तट से, और मेलुहा की पहचान सिंधु क्षेत्र से करते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सभी जो हम लोग अभी ऊपर पढ़े थे, माकन, मेलुहा, तो और ये दिलमन, ये मुहर था एक प्रकार का, तो उसी से पहचान होता है। उस मुहर में वैसा लिखा हुआ है, इतिहासकार जैसे दिलमन है, तो उसकी पहचान बहरीन से की, क्योंकि वो दिलमन मुहर में लगा हुआ था। बहरीन जो आज के समय में बहरीन है। माकन से पहचान होता है मकरान तट से। मकरान तट पाकिस्तान का क्षेत्र नीचे वाला है, मकरान तट। उधर से ही मध्यकालीन भारत में जो मुस्लिम लोग 712 के आसपास आते हैं, मकरान तट होते हुए ही आते हैं और सिंध में प्रवेश करते हैं, मीर कासिम वाला, है ना। चलिए आगे देखते हैं। और मेलुहा ये पहचान करते थे सिंधु क्षेत्र से। क्लियर हो गया? चलिए, ये सभी क्या था? एक प्रकार का मोहर था, चिन्ह था, जिससे पहचान किया जाता था, किया गया है। चलिए आगे, सिंधु सभ्यता में आयात की जाने वाली वस्तुएं, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, आज नहीं। इस पे चर्चा हम लोग कल करेंगे। कल ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो जो दूसरे देशों से आता था, इस पे कल करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक। बाकी का क्लास फिर कल नहीं बल्कि मंडे को होगा क्लास अब। ओके, दैट्स